हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 4 विच इज डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 3 में ऑलरेडी करवा चुका हूं जो कि है मैट्रिसेस। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। मैट्रिक्स चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, उन्हीं की कंटिन्यूएशन है एक तरीके से। तो अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको फोर्थ चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो इसको बंद कर दो, पहले आप थर्ड चैप्टर पढ़ लो। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां पर भी मैंने वो पढ़ाया है, तो पहले वहां से जाकर आप थर्ड चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद ये स्टार्ट करना। और अगर आपको बहुत ही अच्छा सा मटेरियल चाहिए अपनी स्टडी के लिए, वर्कशीट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे बहुत सारा मटेरियल है आपकी क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन के लिए, और अभी डेली बेसिस पे बहुत सारा ऐड भी हो रहा है। इसी के साथ साथ आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां भी बहुत सारा मटेरियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट क्या है? सबसे पहले मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 2x2 की, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या है, अभी उसको मैं बताता हूं। उसको वो जो भी है ना अभी मैं बताता हूं डिटर्मिनेंट क्या होता है, पर उसको लिखते ऐसे ऐसे और ऐसे, और इन दोनों को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भी बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ऐसे दो डंडे देख के इसको मॉड्यूलस ऑफ ए मत बोलना, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उसके साथ पहले तो ऐसे दो सीधे डंडे लगा दो, लेकिन फिर इसको हमने एक्सपेंड करना है। देखो मैट्रिक्स जो है वो तो उसका तो अपना ही सिग्निफिकेंस रोज और कॉलम्स की अरेंजमेंट में है। मतलब मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं आती एक्सपेंड करके। ये जो मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो 2 3 है और सेकंड रो 1 4 है, ये मैट्रिक्स के जो ये अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी का अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन डिटर्मिनेंट को तो जस्ट हमने ऐसे लिखा है, अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? अगर ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है बच्चों, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और फिर ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 एंड दिस इज 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है इसकी? 5। समझ गए? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है इसकी? 5। अब बात करते हैं कि हम 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करें। मान लो अब हमारे पास एक सिंपल सी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी कैसे लिखी जाएगी, जरा ध्यान से देखना। आप डिटर्मिनेंट को 3x3 के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं, आप 3x3 के डिटर्मिनेंट को बोलोगे कि हम उसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है? पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ऐसे मैट्रिक्स का साइन हटा के स्क्वायर ब्रैकेट वाला लंबे डंडे लगा दें, और जब आप इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो आप इसका नाम भी ए नहीं रखोगे, ऐसे डिटर्मिनेंट है, या ये कर दोगे इसका नाम, या ये कर दोगे इसका नाम। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी एक रो या कॉलम दिमाग में ले लो। ठीक है, मान लो मैं फर्स्ट रो ले लेता हूं, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिखना है 2, फिर आपने लिखना है -1, फिर आपने -1 की पावर करनी है, ये जो
मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, इनका अपना अपना इंडेक्स है ना, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये पोजीशन जो होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं, ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो ली, उसका पहला एलिमेंट लिखा, फिर -1 की पावर आपने इसका जो इंडेक्स है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो 1 1 एलिमेंट है ना, तो 1 + 1। क्लियर? फिर क्या करना है, आपने इस एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी का छोटा 2/2 का डिटर्मिनेंट बचता है ना, उसे लिखना है। देखो इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये बचा, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहां पे लिखें, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 2 4 1 5। क्लियर? और ये आपने रिपीट करना है हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखो यहां 1 है तो हम लिखेंगे +1 इंटू -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि इसका इंडेक्स है 1 2। इसका रो और कॉलम अगर आप छोड़ोगे, ये रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये बचेगा 5 4 3 5, है ना, 2/2 का डिटर्मिनेंट 5 4 3 5 प्लस 3 इंटू -1 की पावर इसका इंडेक्स 1 + 3, ये और ये छोड़ दिया, ये और ये, तो 5 2 3 1। अब आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट जैसे आपको सिखाया वैसे उसको एक्सपेंड कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट इज 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 2 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा ना, इंटू 5 इंटू 2 10 -1 इंटू 4। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लगाएंगे माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि ये तो 1 है, पर यह है -1 की पावर 3 और -1 का क्यूब होता है नेगेटिव, और अंदर रहेगा 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 3 12, फिर से +3 क्योंकि -1 की पावर 4 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सो 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 2 6, so 2 into 10 minus 4 6 minus 25 minus 12 is 13 plus 3 into 5 minus 6 is -1, so the answer is 12 minus 13 minus 3, 12 minus 13 is -1, so answer is -4। तो ये कहलाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये जो -4 है ये कहलाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। समझ में आया? अच्छा, तो अब हम इसी डिटर्मिनेंट को अगर किसी भी और रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते तो आंसर हमारा तब भी सेम आना था, अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो। ठीक है, देखो जरा इसको अगले पेज पे ले जाएं, या इसको यहीं पे मैं कर देता हूं ना, यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ये, और हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सपोज नाउ लेट्स एक्सपेंडिंग अलोंग C3, सपोज C3 मतलब कॉलम 3 है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो, R3 मतलब थर्ड रो, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम, C3 मतलब थर्ड कॉलम। तो अब हम इसको थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं और हम ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। थर्ड कॉलम यानी कि ये 3 4 5, तो सबसे पहले हमने इसका एलिमेंट लिखा 3, फिर हमने लिखा -1 की पावर इसका जो इंडेक्स है ये 1 3 पोजीशन पे है तो 1 + 3, फिर हमने इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, 5 2 3 1 बचा, 5 2 3 1 प्लस 4 का जो इंडेक्स है वो क्या है, ये है 2 3, है ना, तो 2 + 3, और इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, 2 1 3 1 बचा, 2 1 3 1 प्लस 5 -1 की पावर इसका इंडेक्स क्या है 3 + 3, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया 2 1 5 2,
2 1 5 2 बचा। ठीक, सो ये हो गया हमारा 3 और 5 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करा हमने, तो 5 माइनस 6 इज -1, तो ये वाला हो गया हमारा -3 और 2 माइनस 3 इज -1, ये हो गया हमारा +4 और ये हमारा हो गया -5। सो द आंसर इज अगेन -4। तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। आप एक छोटा सा शॉर्टकट यहां पर याद रख सकते हो बच्चों, -1 की पावर, हर बार आप कर रहे हो -1 की पावर, -1 की पावर, -1 की पावर, जबकि दो ही विकल्प है, दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये -1 की पावर जो भी कर रहे हो पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, चाहे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो चाहे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो, इनके जो इंडिसेस होते हैं उनका सम हमेशा इवन आता है। देखो 1 1 2 2 3 3 या फिर 1 3 2 2 3 1, इनका आंसर इनकी -1 की पावर, इनका इंडेक्स का सम करोगे तो हमेशा आंसर इवन वैल्यू आएगी, और -1 की पावर इवन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनके लिए ये जो है ना, ये साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जो बाकी एलिमेंट बच गए उनके लिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। तो आपको बार बार -1 की पावर ये नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, बहुत जल्दी याद हो जाता है कि ये पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव लिखना, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट जो है वो अपने आप में एक एक्सपेंशन है, उसका रोज और कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर हमको बोला हो कि ये है, सपोज कुछ भी ले लो, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 5x दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है। ठीक है, समझ गए। और बोला है फाइंड x, बोला है फाइंड x। तो अगर तो ये दोनों मैट्रिसेस होती, अगर ये दोनों मैट्रिसेस होती तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई अगर दोनों दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब है कि 3x 2 के बराबर होगा, है ना। लेकिन ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स की रोज और कॉलम्स की फॉर्म में तो डिटर्मिनेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डिटर्मिनेंट का सिग्निफिकेंस है उसकी जो वैल्यू आती है एक्सपेंड करके उसमें। तो आप वही यहां पे करने वाले हो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस कर दोगे, और इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस कर दोगे। तो ये आएगा हमारा 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2। So this is 13x square equal to 4, x square equal to 4 by 13, x equal to प्लस माइनस इसका रूट कर दिया तो 2 by रूट 30। ठीक, ऐसे एक प्रॉपर्टी यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और वो मैट्रिक्स है 2 1 3 4 कुछ भी ले लो। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 3 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 3। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 5। ठीक है, अब मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या फिर मान लो 3 से, या जिससे भी 3 से कर देते चलो। ठीक है, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट इज 3 है? जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है उसका हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3a इज 2 इंटू 3, डायरेक्ट लिख देता हूं, 3a इज 2 इंटू 3 यानी कि 6, 1 इंटू 3 यानी कि 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। 12 इंटू 6 72 माइनस 9 इंटू 3 27। 72 में से 27 माइनस करे, 12 में से 7 गए 5 6 45। ठीक है,
और वो आया था 5। कोई रिलेशन है क्या इन दोनों में? एक रिलेशन है। हम यहां पे आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करके निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसका डिटर्मिनेंट देखकर ही बता सकते हो कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा गजब। मैं आपको यहां पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे से डिटेल में एक एक चीज पढ़नी है, अपने लाइव बैचेस के अंदर बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स का एक एक क्वेश्चन, ये सब कुछ अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे लाइव बैच का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर वो कोर्सेज हैं। और अगर आप लाइव नहीं लेना चाहते हो तो सिर्फ 249 रुपीज पे करके आप पूरे साल का रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। मैं जो कुछ भी अपने लाइव लेक्चर्स में पढ़ाता हूं, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे वो वर्कशीट्स हो, चाहे वो नोट्स हो, वो सब का सब एज इट इज आपको रिकॉर्डेड वाले में मिल जाएगा जस्ट इन 249 रुपीज। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो डिटेल में वहां पे सारे लेक्चर आपके पास मेरे अवेलेबल होंगे। सो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है के ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो होती है k की पावर n इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स जिसका भी है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना? अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखने वाली है बच्चों की डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटर्मिनेंट किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इसलिए हम n बाय m नहीं लिख रहे हैं। यहां पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है जो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर आप उसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या करना है? k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप k की पावर n करके a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहां पे k क्या है? 3। यहां पे इसका जो डिटर्मिनेंट है देखो हम डायरेक्ट निकालते हैं उसकी नॉलेज से। ये सपोज हमने नहीं एक्सपेंड किया, ठीक है? तो ये है हमारे पास 3a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी कहती है कि 3 लिखो, 3 की पावर लिखो n मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/2 इंटू इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विच इज 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। 2/2 की हो, 3/3 की हो, सब पे ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है? अब मेरे को बोला जाए कि फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a इज 2 बाहर आ गया, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/3 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, and this is 8 into determinant value of a which is -4, so it is -32। आप खुद एक्सपेंड करके देख लेना, डिटर्मिनेंट जो है वो -32 ही आएगा। समझ में आई बात? सो ये पूरी नॉलेज के बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी की जाओ और ट्राई करो। मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि अगली एक्सरसाइज है। डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट यहां पे हम वो डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 12 के सिलेबस में बताई गई हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया मटेरियल चाहिए तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो कि कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है बच्चों डिटर्मिनेंट की वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बच्चों अगर हमें गिवन है जिसके हमको वर्टिसेस दिए हुए हैं,
जैसे ये एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है और इसके वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। और हमें निकालना है इसका एरिया, हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया ये डिटर्मिनेंट होता है बच्चों, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस डिटर्मिनेंट। आप यहां पे हाफ लगाओगे और उसके बाद आप पहला x1 y1, यहां पे आपने पहला इसका वर्टेक्स लिखा और x1 y1 लिखने के साथ तीसरे कॉलम में आप लगाओगे 1। यहां पे आपने दूसरा वर्टेक्स लिखा x2 y2, तीसरे कॉलम में लगाओगे 1। यहां पे आपने तीसरा वर्टेक्स लिखा x3 y3, तीसरे कॉलम में आप लगाओगे 1 और इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दोगे। सो दिस विल गिव यू द एरिया। आपने 10th में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है ये, है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है। 10th में था ये फॉर्मूला, अगर आपने खुद से पढ़ा है तो, वरना तो लास्ट ईयर या आपने 10th पास करी है, अब 12th में तो लास्ट ईयर 10th तो पास करी नहीं होगी, उससे पहले करी है तो 1-2 साल से ये सिलेबस से कट चुका था फॉर्मूला। लेकिन आपने वैसे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो ये होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना जो है वो बड़ा आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है ट्राइंगल के एरिया का, जब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने x लिख के, मतलब यही टर्म x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिखनी है। फिर आपने साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल पे 3 एरो लगाए 1 2 3, तो आपने साइक्लिक ऑर्डर में 1 से स्टार्ट करके गिनती लिखनी है 1 2 3 1 2 3। पहले 1 से शुरू किया था, अब 2 से शुरू करो 2 3 1 2 3 1, अब 3 से शुरू करो 3 1 2 3 1 2, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। एक्चुअली में ये इस डिटर्मिनेंट को ही एक्सपेंड करके आया है, समझ गए। तो 10th में तो डिटर्मिनेंट वगैरह पढ़ाया नहीं जाता, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पढ़ा दिया। वरना अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस अपने को गिवन है। सपोज दिस इज 1, 2, दिस इज -1, 3, दिस इज -2, -1, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसके वर्टिसेस है। अब आप तीनों में से किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 ले लो, कोई समस्या नहीं है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया होगा हाफ डिटर्मिनेंट, मान लेते हैं ये x1 y1 है, तो ये हो गया मेरा 1 2 1, और ये मेरा x2 y2 -1 3 -1 3 1 -2 -1 -2 -1 1। अब आप इसको एक्सपेंड करो, हाफ। देखो एरिया आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप एक काम करो, आप जब एक्सपेंड करोगे, अभी ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें भी हमने मॉड लगाया था, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो मॉड लगा के ही करना। आंसर अगर आपका नेगेटिव भी आता है तो आपको उसको नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि एरिया -34, ये बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम उसको मॉड लगाकर सॉल्व करेंगे, ताकि जो आंसर अगर नेगेटिव भी आए तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, बाहर लिखा 1, अब हर बार -1 की पावर 1 + 1 लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, है ना। आप फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये वाला एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। और ऑर्डर वाइज देखो सारे लेक्चर्स, ये नहीं कि सीधा सेकंड पार्ट पे आ गए, इससे पहले फर्स्ट पार्ट को देखना फिर इस पे आना, स्किप नहीं करना है कुछ भी, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। और इन डेप्थ एक एक चीज पढ़नी है, एक एक
इन डेप्थ तो यहां भी चल ही रहा है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन करना है मेरे साथ लाइव क्लास में, डाउट्स पूछने हैं और पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, तो आप लाइव या तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो लाइव अगर डाउट पूछना है, नहीं तो अगर आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी 249 रुपीज में बैच दे रहा हूं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लाइव का भी रिकॉर्डेड का भी। रिकॉर्डेड बैच में आपको मेरा वो सब कुछ पूरा कंटेंट मिल जाएगा जो मैं लाइव लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, चाहे वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हो, नोट्स हो, वर्कशीट्स हो, सब कुछ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो चाहिए, अगर कोर्स और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, या मेरा नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी पूछ सकते हो। तो ये लिखा 1, ये पॉजिटिव होता है। अब 1 बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, 3 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 4। फिर इसके आगे आता माइनस का साइन, क्योंकि इसके साथ हम लिखते हैं -1 की पावर 1 + 2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये और ये छोड़ दिया तो अंदर यहां बचेगा -1 और ये आएगा माइनस माइनस +2 और +1, ये और ये छोड़ दिया माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारा 6। गड़बड़ तो नहीं करी, 1 + 6। ठीक है, सो इट इज हाफ 4 - 2 + 7। 7 और 4 11 - 2 9, 9/2, 9/2 यानी कि 4.5। तो ये इसका एरिया आ गया 4.5, और इसके साथ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है ना, एरिया है तो एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये है, सेकंड एप्लीकेशन भी यहीं से निकली है और थर्ड भी यहीं से निकली है जो आपको पढ़ाई जा रही है क्लास 12th में। दूसरी है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, है ना। जैसे ये लाइन है तो यहां पर और यहां पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, और सपोज यहां पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उनसे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना। 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनने की कंडीशन है कि तीनों जो है वो एक ही लाइन पे लाई ना करें। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया होगा 0। तो सिंपली अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are, if these are collinear, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन तो इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, या फिर हम बोलें कि इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0। तो आपने इनको इस डिटर्मिनेंट में पुट करना है। आपने इस डिटर्मिनेंट में इनको पुट करना है और इक्वल टू रख देना है 0। इस डिटर्मिनेंट में इनको पुट करना है और इक्वल टू रख देना है 0, इक्वल टू 0 रख देना है। मतलब अगर ये आपको गिवन हो कि कोलिनियर है, आपने तो अगर प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 नहीं रखना है, आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आना चाहिए, है ना। मतलब बेसिकली ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये 0 आना चाहिए। लेकिन अगर ये 0 आएगा तो ऑब्वियसली हाफ उधर जाके तो 0 ही हो जाना है। तो हम सिंपली बोलें कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मतलब ये 3 पॉइंट से जो एरिया, जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 0 है। इसका मतलब है उनसे ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। समझ में आ गई पूरी बात? ओके, सो अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का आता है, ज्यादातर इस पे इस तरह क्वेश्चन आता है कि जैसे हमको
दे ही रखा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। हमें बोला है कि इफ -1,0 2,-1 एंड 3, k आर कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं ऐसा हमें दे रखा है तो फाइंड के। तो हमें क्या फाइंड करना है? के। तो हमें दे रखा है कि ये कोलिनियर है तो सिंपली हम ये वाला डिटर्मिनेंट बनाएं, इसको ले लें x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो सिंपली हम ये वाला डिटर्मिनेंट बनाएं, ये x2 y2 1, x3 y3 1 और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दे, क्योंकि दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब ये कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें, बाहर तो 1 आएगा, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये आएगा -1 - k प्लस ये तो 0 है। जिस रो या कॉलम में भी 0 हो ना, 1 या 2, तो उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि एक टर्म तो आपकी पूरी तरह से उड़ ही जाएगी तो आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। -1 - k, ये टर्म तो पूरी तरह उड़ गई, फिर बचा +1 ये और ये, तो 2k + 3 इक्वल टू 0। सो इट इज -1 - k प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 - 1 इज 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू -2। ठीक। अच्छा, थर्ड एप्लीकेशन जो आपको करनी है इसमें वो है आपकी टू फाइंड, थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points. To find the equation of a line passing through 2 points. एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक, जैसे अपने पास एक लाइन है और हमको पता है कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप जानते हो कि 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। सो वी हैव दिस लाइन which is passing through 2 points x1 y1 and x2 y2। ठीक, let this point is a and this is b। अब हमको 11th का फॉर्मूला तो पता है ना कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y - y1। 11th में आपने स्ट्रेट लाइंस में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। तो इक्वेशन तो अपने को निकालनी आती है, ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें अदरवाइज नहीं आता है, हमें आता है ये काम करना। पर हम ये देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो आप जानते हो कि इक्वेशन के लिए एक तो ये 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और एक x और y तो होता ही होता है जिसकी टर्म्स में इक्वेशन आएगी। इक्वेशन सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में तो आ नहीं सकती, एक्स वाई तो चाहिए। और ये एक्स और वाई क्या है? ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उस हर पॉइंट के जो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम मान लें कि एक थर्ड पॉइंट है यहां पे, एक थर्ड पॉइंट है यहां पे कोई सा भी जनरल पॉइंट x, y जिसकी टर्म्स में इक्वेशन आएगी। तो फिर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर हो गए ना। ये जो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर हो गए क्योंकि एक लाइन पे लाई करते। तो अगर ये कोलिनियर हो गए तो हम ये लिख सकते हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और xy1 equal to 0. So this will be the equation of the straight line which is passing through these 2 points. समझ में आया? So for example, find the equation of a line passing through
2,1 एंड -1,3। सपोज हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,1 एंड -1,3। तो आप एक डिटर्मिनेंट बनाएं, उसका एक रो में किसी को भी लिख लें। मैंने बोला ना, किसी को भी x1 y1 लो, किसी को भी x2 y2 लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वाली रो पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, ये तीसरे नंबर पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले ये लिख लूं कोई दिक्कत नहीं, दूसरी रो में कोई भी लिख लूं, इसको x1 y1 ले लूं तो 2 1 1, और तीसरी में वो लिख लूं -1 3 1, और इसको इक्वल टू क्या कर दूं 0, और अब इसको एक्सपेंड कर दूं। मान लो अलोंग फर्स्ट रो में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो x इंटू ये और ये छोड़ दिया 1 -3 माइनस y इंटू रो और कॉलम छोड़ दिया 2 + 1 और प्लस 1 इंटू इसका रो और कॉलम छोड़ दिया 6 + 1 इक्वल टू 0। सो इट इज -2x -3y + 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ में आई बात? तो ये एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे आपकी एक्सरसाइज होगी 4.3 पुरानी वाली एनसीईआरटी में। 4.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो अब नए सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी पुरानी एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज हमको नहीं करनी। ये है 4.3 एक्सरसाइज, इसको सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना भी, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी, और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एडजॉइंट और इनवर्स के बिना नहीं हो सकती। तो ये टॉपिक पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो चलो इसको शुरू करते हैं बच्चों। क्या होता है एडजॉइंट और क्या होता है इनवर्स? ये दोनों टर्म्स एक मैट्रिक्स के लिए हैं। मान लो हमारे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है, कोई भी हम लोग रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स is represented by ADJA, which is read as adjoint of A. So adjoint of a matrix is also a matrix. Adjoint of a matrix is also a matrix. समझ गए? तो एक हम ऐसी मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको इसका एडजॉइंट बोलेंगे, पर वो निकालेंगे कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स क्या होते हैं सर ने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, हमको नहीं पता, हम भूल गए, दोबारा सुन लो। कोफैक्टर क्या होता है बच्चों? जैसे यहां पर 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होगा, और उसको कैसे निकालते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है उसको आपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन उनके जो कोफैक्टर्स होंगे वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होंगे, और साथ में हम लगाएंगे उनका इंडेक्स। आप अगर भूल गए हो पुरानी बातें तो एक बार मैं आपको याद करा दूं कि जैसे A11 मैंने लिखा तो स्मॉल a11 लिखा, तो ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं? इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। या फिर मैंने लिखा 2 3, तो मैं कह रहा हूं स्मॉल ए लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि सेकंड रो के थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट जो कि है 1। ठीक है, तो स्मॉल अल्फाबेट से प्लस साथ में वो सबस्क्रिप्ट हम लगा देते हैं जो इंडेक्स कहलाता है उस एलिमेंट का। 1 1 इसका इंडेक्स है, 2 3 इसका इंडेक्स है, तो हमने इंडेक्स लगा दिया और साथ में वो एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये A11 है स्मॉल में। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है तो एलिमेंट्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल A11 1 2 1 3 1 4 ऐसे। ठीक है, और इनके कोफैक्टर्स को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर की मैं बात करूं तो मैं उसको लिखूंगा कैपिटल A11। और कोफैक्टर क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर होता है कि आप -1 की पावर इसका जो इंडेक्स है उसको ऐड करेंगे और इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, और जो 2/2 का
डिटर्मिनेंट बचेगा 2 1 2 5, उसको लिख लेंगे 2 1 2 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1, 10 माइनस 2 दैट इज 8, राइट, A11। सो दिस इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो निकालते हैं जरा हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। A12, हर बार आपको कोफैक्टर निकालते हुए -1 की पावर इंडेक्स का सम करना पड़ेगा। तो कभी तो ये बाहर वाला -1 आएगा, कभी ये +1 आएगा। और मैं आपको एक शॉर्टकट बता चुका हूं याद रखने का तरीका, कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं या ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनके इंडेक्स का सम हमेशा इवन होता है, तो उनके बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये जो बचते हैं 1 2 3 4, इनके बाहर जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनके इंडेक्स का सम ऑड होता है। तो ये सेकंड वाला, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, -1 1 4 5, -1 1 4 5, तो ये हो गया आपका माइनस, और अंदर होगा -1 इंटू 5 -5 -4, और ये होगा आपका 9। सिमिलरली हम निकाल लें फटाफट से A13। A13 इज -1 की पावर 1 + 3, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, -1 2 4 2। याद रखना वो मैट्रिक्स है, लेकिन ये है छोटे वाले डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, -2 -8 दैट इज -10। A21 में -1 की पावर 2 + 1 आएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, तो 1 3 2 5 बचेगा, 1 3 2 5 बचेगा। और A21 हो जाएगा -1 की पावर ये, तो ये नेगेटिव हो गया, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 3 6, ये आएगा 1। A22 -1 की पावर 2 + 2, तो मैंने आपको कोफैक्टर्स भी बताए थे, माइनर्स भी बताए थे, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो ऐसे तो कोफैक्टर निकालते हैं। और अगर आप हर एक एलिमेंट का ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जिसमें हम -1 की पावर उसके इंडेक्स का सम कर रहे हैं, अगर ये हटा दो तो जो बाकी बचता है वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। ये जो बचेगा ये इसका माइनर है। सॉल्व करके 2 इंटू 5 10 -2 8, तो इसका माइनर है 8, ठीक है। -5 -4, इसका माइनर है -9, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पार्ट हटा दोगे, ये वाला, और सिर्फ ये रखोगे, तो वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M विद इंडेक्स। इसका माइनर होगा M11, इसका माइनर होगा M12, इसका माइनर होगा M13, इस तरीके से, ठीक है। A22 क्या हो गया, ये और ये छोड़ दिया, 2 3 4 5, ये पॉजिटिव हो गया, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12, 10 माइनस 12 इज -2। A23 -1 की पावर 2 + 3, A23 ये और ये छोड़ दिया, 2 1 4 2, ये माइनस आ गया, 2 इंटू 2 4 -4, ये आ गया 0। नाउ A31 इज -1 की पावर 3 + 1, ये और ये छोड़ दिया, 1 3 2 1, ये पॉजिटिव आएगा, 1 इंटू 1 -2 इंटू 3 6, सो आंसर इज -5। A32 -1 की पावर 3 + 2 विच इज नेगेटिव, इसका रो कॉलम और रो छोड़ दिया, 2 3 -1 1, 2 3 -1 1, बाहर नेगेटिव आएगा, 2 माइनस
प्लस, सो दिस इज -5 एंड A33 ये और ये छोड़ दिया, 2 1 -1 2, -1 की पावर पहले तो हमने लिख लिया 3 + 3, फिर 2 1 -1 2, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 5। अब हमने क्या करना है, हमने सबके कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें कि हम कोफैक्टर्स लिखेंगे, एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, उसके कोफैक्टर्स लिखेंगे। कोफैक्टर देखो जरा, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स उठाते हैं। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं 8 9 -10 ऑर्डर में आ रहे हैं, 8 9 -10। सेकंड रो के कोफैक्टर्स लिख दो सेकंड रो की जगह। सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या हैं, ये 1 -2 0 ये भी ऑर्डर में है, 1 -2 0। गलत ना हो जाए ना, एक भी एलिमेंट गलत लिख दिया गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरी रो के 5 -5 5 5 -5 5। अब आपको क्या करना है, जब आपने एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख दिए तो आपने इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और इसका ट्रांसपोज लेकर जो आंसर आएगा वही मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस 8 9 -10, 1 -2 0, 5 -5 5। So this is the adjoint of A, which is written as adjoint A, या ब्रैकेट में भी A को लिख सकते हो। समझ में आया? So इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। अगर आपको 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो इसको, 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, ये मैट्रिक्स है 2 3 1 5। अच्छा, अगर आप डिटेल में एक एक चीज मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे साथ क्लास में सॉल्व करना चाहते हो, या फिर आप एक एक पास्ट ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो, तो मेरा लाइव कोर्स है मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप। एक तो आप डाउनलोड कर लो, वहां पर पेड चीजें तो है लेकिन फ्री में भी बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, आपको वहां पे वर्कशीट्स मिल जाएंगी, आपको वहां पे बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे लाइव कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हो तो आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी। लाइव तो है ही, 2499 अमाउंट पे करके आप मेरे साथ पूरा साल लाइव पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई डिटेल में हम उसमें करेंगे। अगर आप इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते हो तो आप उसी का रिकॉर्डेड फॉर्म भी ले सकते हो, मैथ्स का सिर्फ 249 रुपीज में। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 249 रुपीज अभी उसका प्राइस है। स्टार्टिंग जब भी लॉन्च किया है तो प्राइस कम रखा है, बाद में आप हो सकता है बाद में ये वीडियो देख रहे हो तब आप चेक करो थोड़ा सा बढ़ चुका होगा। तो आप 249 रुपीज पे करके आप मेरी सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। सारे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल्ड नोट्स, अच्छे से लिखे गए नोट्स हैं। सारी लेटेस्ट वर्कशीट्स मिल जाएंगी और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो पूरा साल मैं अपने बैचेस में शेयर करता हूं वो आपको मिल जाएंगे। 549 में फिजिक्स के लिए और 249 में मैथ्स के लिए। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ये मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस आप टेलीग्राम चैनल मनदीप एजुकेशन एकेडमी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तो वैसे ही ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा मटेरियल मैं शेयर करता रहता हूं। पिछले साल भी किया था, अभी लेटेस्ट अब सेशन ये शुरू हुआ, इसका तो बहुत सारा मटेरियल रेडी है, वो सारा शेयर करूंगा। अब जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, आपने इसका निकालना है एडजॉइंट, तो सबसे पहले आप इनके कोफैक्टर्स निकालोगे, ठीक है। फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इनके कोफैक्टर निकालोगे, -1 की पावर 1 + 1, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचा केवल 5। सो आंसर इज 5।
A12 -1 की पावर 1 + 2, ये और ये छोड़ दिया, बचा 1, तो -1 की पावर 1 + 2 तो -1 हो गया। A21 -1 की पावर 2 + 1 विच इज अगेन नेगेटिव, ये और ये छोड़ दिया, यहां पे आया 3, तो आंसर आ गया -3। ठीक है, और A22 -1 की पावर 2 + 2 जो कि पॉजिटिव आएगा, ये और ये छोड़ दिया, तो आंसर आया 2, तो ये आ गया 2। अब इसका एडजॉइंट आपने कैसे निकाला? आपने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इसके एलिमेंट्स की जगह इसके कोफैक्टर्स को रख दिया, 5 - 1 - 3 2, 5 - 1 - 3 2, और फिर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज जानते हो कि भूल गए? तो 5 और -1 इधर आ गया, और -3 और 2 इधर आ गया। समझ गए? तो ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब आप शॉर्टकट देखो, अपन ने क्या करना है, इसका आप डायरेक्ट 2/2 का तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। आपको क्या करना है कि ये वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और ये वाले एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। मेन बॉडी डायगोनल के एलिमेंट्स को जस्ट इंटरचेंज कर दो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो देखो 5 - 3 - 1 2, 5 - 3 - 1 2। ठीक है, तो ये एडजॉइंट इस तरीके से आप 2/2 का निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखाता हूं। अगर मैं एडजॉइंट ए इंटू ए कर दूं, एडजॉइंट ए इंटू ए कर दूं, मतलब मैट्रिक्स को मैं 2/2 के लिए करके दिखाता हूं, 3/3 के लिए भी जो ये रिजल्ट है वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रही मैट्रिक्स 2 3 1 5, और ये रहा एडजॉइंट 5 - 3 - 1 2। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको इससे करते हैं, तो पहला एलिमेंट आएगा 2 × 5 10 -3, दूसरा एलिमेंट आएगा -6 + 6, तीसरा एलिमेंट आएगा 5 -5, और ये वाला एलिमेंट आएगा -3 + 10। तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है ए इंटू एडजॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसका ये वाला एलिमेंट आ रहा है 7, इसका ये वाला एलिमेंट आ रहा है 0, इसका ये वाला एलिमेंट आ रहा है 0, और इसका ये वाला एलिमेंट आ रहा है 7। तो आई कैन राइट दिस मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं 7 बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 0 0 1 और 1 0 0 1। ये वाली जो मैट्रिक्स है आप जानते हो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये 7 × I है। क्या कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि कोई नंबर कॉमन आ गया और अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई? नहीं, हर बार अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सारे एलिमेंट 0 होंगे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, और डायगोनल एलिमेंट्स पे सब पे एक सेम नंबर होगा, और वो नंबर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो जरा। इसका जो डिटर्मिनेंट है देखना 7 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 5 × 2 10 -3, तो क्या आया देखो 7 आया, है ना। तो हम यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, उसको नोट कर लो। नोट तो ये सब कुछ ही करना है। बहुत बढ़िया नोट्स और वर्कशीट्स बनाए हुए हैं, नोट से याद आ गया। तो ये जो आपको मैंने बताया है कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत नॉमिनल सा प्राइस ले रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं ले रहा हूं, बहुत नॉमिनल सा ले रहा हूं ताकि आप अफोर्ड कर पाओ। पर है कोर्स बहुत अच्छा, हमारा भी अमाउंट इसमें खर्च होता है, मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा अमाउंट आपसे ले लेते हैं। अगर आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते बेटा, एडजॉइंट ए इंटू ए करते या ए इंटू एडजॉइंट ए करते, आपका आंसर जो है वो सेम ही आता। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि यहां से हमेशा क्या कॉमन आएगा, यहां से हमेशा वही कॉमन आएगा जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। तो डायगोनल एलिमेंट्स में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, वो बाहर आपने कॉमन ले ली। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट a इंटू आई, वेयर आई द ऑर्डर ऑफ आई इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ a।
आई का वही ऑर्डर होगा जो ए का ऑर्डर है ना। अगर ए हमारी 2x2 की मैट्रिक्स थी तो आई भी हमारी 2x2 की है। इसके साथ भी आप करके देख सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहां पर आई जो होगा वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक। अच्छा, तो एक तो ये रिजल्ट हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट पे हम वापस आएंगे, बट हम पहले ये समझ लें कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। एडजॉइंट तो अब अपने को समझ में आ गए, ठीक है। अब हम ये समझ लें कि इनवर्स किसको बोलते हैं। तो इनवर्स क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स है ए तो उस मैट्रिक्स का एक इनवर्स होगा बी मैट्रिक्स। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। सिंपल सी बात है। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सुना होगा आपने, अलजेब्रा में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1/5 से मल्टीप्लाई करूं। तो 1/5 5 का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। 1/5 जो है वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, यानी रेसिप्रोकल, है ना। तो इसी तरीके से 1 का रोल कौन प्ले करता है मैट्रिसेस में, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का रोल प्ले करती है। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई आ जाए, वो कहलाएगा उसका इनवर्स। तो मैं लिख दूं कि अगर a इंटू बी आई है तो b इज इनवर्स ऑफ a। b जो है वो a का इनवर्स है और ऑब्वियसली a जो है वो b का इनवर्स है। भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 है, समझ गए। तो b इज इनवर्स ऑफ a, b इज रिटन एज, इसका एक सिंबल है, b इज रिटन एज a की पावर -1, b is written as a की पावर -1. Therefore, we can write a very important property that a into a की पावर -1 is always going to be I. So that is the meaning of inverse. So how is it related to adjoint? Adjoint और इनवर्स एक ही वीडियो में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? एडजॉइंट और इनवर्स का टॉपिक एक साथ क्यों आया? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। इनवर्स निकालने के कई मेथड्स होते हैं, लेकिन एडजॉइंट से इनवर्स निकालने का मेथड काफी इजी है, उसी से हम भी निकालेंगे। क्योंकि एक रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड था इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिसेस का, वो कोर्स से कट चुका है। तो हमारे कोर्स में अब जो मेथड है इनवर्स निकालने का वो एडजॉइंट की हेल्प से है। कैसे, सामने यहां दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। ये वाली प्रॉपर्टी मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, अगले पेज पे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट a इंटू आई, है ना। ओके, ध्यान से देखना, अगर मैं a को इधर ले जाऊं और इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को इधर ले आऊं, ए को मैं उधर ले जाऊं, तो एक मैट्रिक्स जब दूसरी तरफ जाती है, जैसे नंबर दूसरी तरफ जाता है उसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगी तो उसका इनवर्स हो जाएगा। ये ए उधर जाएगा। जब भी तुम अलजेब्रा में रेसिप्रोकल करते हो, मैट्रिक्स के केस में तुम इनवर्स करोगे, ठीक है, वो मैट्रिक्स उधर से इधर आएगी तो उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये वाली साइड जो है इसको हम इधर लिख देते हैं, ये ए इनवर्स इंटू आई। और ये तो नंबर है, ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ये मैट्रिक्स थोड़ी है, तो ये इधर आएगा तो इसका इनवर्स थोड़ी होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये तो एक नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो हम ये लिखेंगे, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आई तो 1 का रोल प्ले करता है मैट्रिसेस में, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे निकालोगे, जो आपने उसका एडजॉइंट निकाला है, आप उस एडजॉइंट को, उस एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को आप उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। एडजॉइंट के हर एलिमेंट को मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना, तो इसका एडजॉइंट आया ये, है ना, इसका एडजॉइंट आया ये। तो अब आप क्या करोगे,
अब आप क्या करोगे, इस एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या थी, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू थी 7। देखो मैं 2/2 के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सेम है, 3/3 पे लगा लो, 4/4 पे लगा लो, किसी पे भी लगा, ठीक है। तो आपने इसको उससे डिवाइड कर दिया, तो आपको ये जो मिलेगा वो इसका इनवर्स होगा। क्या होगा इसका इनवर्स मैट्रिक्स का, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को इसके एडजॉइंट से डिवाइड कर दो, 5/7 -3/7 -1/7 और 2/7, ठीक। तो ये हो गया इसका इनवर्स। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, a इंटू ए इनवर्स आई आता है, आप मल्टीप्लाई करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो इसको a से, सो यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाली। समझ में आई बात? सो ये कहानी है पूरी। और आप देख रहे हो कि इनवर्स तभी निकाला जा सकता है अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता हो। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता हो, अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल अगर देखो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सके उसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सके उसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर मैट्रिक्स ना निकाला जा सके तो उसे नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कब नहीं निकाला जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ही 0 आ गई। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू ही 0 आ गई तो आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आई बात? तो अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आती है तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेस्ड ऑन एडजॉइंट एंड इनवर्स आप जाकर एक्सरसाइज कर सकते हो, विच इज एक्सरसाइज 4.5 पुरानी वाली एनसीईआरटी की। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में हम देखें तो वो एक्सरसाइज कौन सी होगी, हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए। 4.3 माइनर्स और कोफैक्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो 4.4 हो गई है जी आपकी एक्सरसाइज, जो 4.5 थी पुरानी एनसीईआरटी में, क्योंकि 4.2 कट गई है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप 4.4 करेंगे आज के टॉपिक के बेसिस पर। समझ में आई बात? ट्राई करो, कोई डाउट हो बता देना, कमेंट सेक्शन आपके पास है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इस वाले पार्ट से आता है। ये पार्ट है क्या, यहां पर हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट्स लगा के इन इक्वेशंस को, जैसे लीनियर इक्वेशंस हैं ये, 2 वेरिएबल्स की आपने 10th में पढ़ी थी, ये 3 वेरिएबल्स की आप देख रहे हो एक्स वाई जेड है। तो ये लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी। ऑब्वियसली ये काम हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम मैट्रिसेस यूज करके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो बच्चों ये आपको जैसे इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 मैट्रिसेस बना लो। एक मैट्रिक्स को आप नाम दो ए। ए जो है वो एक मैट्रिक्स होगी जिसमें ये जो इक्वेशंस हैं इनके एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स लिखोगे आप। जैसे इसका एक्स का कोएफिशिएंट है 1, -1, 1, तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा -1 और यहां पे आएगा 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1। ठीक है, दूसरी आप एक इक्वेशन बना लो बी। बी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों कह रहा हूं, मैट्रिक्स बना लो। दूसरी आप एक मैट्रिक्स बना लो बी। बी जो मैट्रिक्स है उसमें आप रखोगे ये 3 वैल्यूज 4, 0 और 2। ठीक है, 3 रोज और 1 कॉलम की ये बना ली। और तीसरी एक मैट्रिक्स बना लो एक्स। वो जो मैट्रिक्स है उसमें आप रखोगे एक्स, वाई और जेड। ठीक है,
सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें इसके कोएफिशिएंट्स को लिखोगे, पहली रो में इसके कोएफिशिएंट, दूसरी में इसके, तीसरी में इसके। दूसरी एक मैट्रिक्स बनाई बी जिसमें 4 0 2 ये वाले आप नंबर्स लिखोगे जो यहाँ पे आरएचएस में दिए हुए हैं, और तीसरी बना ली एक्स जिसमें आप एक्स वाई जेड लिखोगे। ऑब्वियसली अगर ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन ना हो, 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, और ये भी सिर्फ 2 ही होंगे यहाँ पे वैल्यूज, और यहाँ पर भी एक्स और वाई होंगे। 3 के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, 2 के लिए तो फिर आप कर ही लोगे। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कि ये वाला जो सिस्टम हमको दिया हुआ इक्वेशंस का, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ax इक्वल टू b, राइट। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। कैसे? जब आप ये वाली मैट्रिक्स यहां रखोगे, a x और इक्वल टू क्या करोगे, b। b क्या है? 4 0 2। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इक्वेशंस को लिखने का एक तरीका ये भी है। कैसे? तो आपने ये a लिखा, उसकी जगह x लिखा, x मतलब x की जगह x लिखा, b की जगह b की मैट्रिक्स लिखी। तो अब आप जानते हो कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है ना। ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1, और ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 3x1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं बिकॉज मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 3x1 की होगी, है ना, 3x1 की। और वो मैट्रिक्स क्या होगी? उसका पहला एलिमेंट होगा 1 into x, उसका पहला एलिमेंट होगा 1 into x, यानी कि x माइनस वाई प्लस z। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। 2x प्लस वाई माइनस 3z, और x y z 1 1 1, है ना। तो x प्लस वाई प्लस z, ये इक्वल टू ये 4 0 2। अब आप देखो, जब भी मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो मतलब x माइनस वाई प्लस जेड 4 के इक्वल है, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यही बन जाएंगी इक्वेशन, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये निकालनी है मैट्रिक्स x, क्योंकि अपने को x y z की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस वाली इक्वेशन से मैं x को इधर रखूं और a को उधर शिफ्ट कर दूं, अभी लास्ट क्लास में ही मैंने बताया आपको कि अगर a को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो वो इनवर्स हो जाता है ना। तो ये a जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है ना। a जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली उसका जो इनवर्स होगा वो भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। b तो है ही 3x1 की मैट्रिक्स। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी x, उसका ऑर्डर होगा 3x1 एंड इट विल लुक लाइक दिस। अल्फा यहां पे कोई वैल्यू होगी सपोज बीटा, यहां पे कोई वैल्यू होगी सपोज गामा, और इधर है x यानी एक्स वाई जेड। तो पहली वैल्यू ये जो है ये x की वैल्यू होगी, ये जो है ये y की वैल्यू होगी, और जो तीसरी वाली वैल्यू आ रही है वो z की वैल्यू। क्लियर? तो अपने को सिंपली क्या करना है कि इसका इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और b से मल्टीप्लाई कर देना। अब इनवर्स निकालना आपको कल सिखाया था, तो उसी मेथड को यूज करके हम निकालते हैं इसका इनवर्स। और इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अगली स्लाइड पे हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम भेज दें, चल भाई तू ऊपर। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a11। a11 हो गया -1 की पावर 1 + 1, और कोफैक्टर निकालना सिखा दिया मैंने। अब
1 1 के लिए ये और ये छोड़ दिया, इसका 1 minus 3 1 1, 1 minus 3 1 1. So let us solve this. 1 minus minus plus 3, so this is 4. A12. देखो, अगर आप डिटेल में मेरे से पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं जो अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, लाइव कोर्स आप एक तो मेरा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2499 में आप पूरा साल मेरे से लाइव पढ़ सकते हो, पूरा एक एक चीज हम लोग डिटेल में करते हैं लाइव बैचेस के अंदर। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स के सारे क्वेश्चंस, और भी बहुत कुछ, जितना भी इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप लाइव कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो कोर्स ले सकते हो, उसके 90% कम प्राइस पे, यानी 249 रुपीज में आप ले सकते हो वो कोर्स, जिसके अंदर आपको जो भी मैं लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं उस सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज बहुत ही बढ़िया नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कोर्स है। वर्कशीट्स मिलेंगी, उन वर्कशीट्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपको नोट्स मिलेंगे, और आपको और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो हैं, जो भी मैं अपनी क्लासेस में शेयर करता रहता हूं, वो सब आपको मिलेगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हो। अगर आप भटक रहे हो कि कहां से हमको मैथ्स पढ़नी है, नहीं समझ में आ रही, तो आई एम 100% श्योर कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कोर्स को एक बार ही देख लेना जाके, या फिर आप वैसे ही मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, उसी पे ये कोर्सेज हैं, या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इन पे ये नहीं है कि सिर्फ पेड कंटेंट है, इन पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा कंटेंट मैं अभी इस सेशन के लिए भी डालने वाला हूं, इस पे ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है बहुत सारा कंटेंट। A12 निकालें अगर हम, A12 यानी इसका कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1 + 2, ये और ये छोड़ दिया, 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, माइनस आ गया बाहर, 2 + 3 यानी कि -5, A13 -1 की पावर 1 + 3, 2, ये और ये छोड़ दिया, 2 1 1 1, 2 1 1 1, तो ये हो गया 2, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया, 2 - 1 दैट इज 1। ये हो गए पहले 3 कोफैक्टर। अब आ जाते हैं दूसरी रो पे, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, इसका रो और कॉलम छोड़ दे, इसका रो और कॉलम छोड़ दे, -1 1 1 1, -1 1 1 1, -1 into 1 is -1, -1 into 1 is this, तो ये हो जाएगा हमारा 2। A22 -1 की पावर 2 + 2, ये और ये छोड़ दिया, 1 1 1 1, 1 1 1 1, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला माइनस करोगे। A23 इज -1 की पावर 2 + 3, और ये छोड़ देंगे, 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बाहर नेगेटिव आएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा -2। अब आ जाते हैं थर्ड रो के कोफैक्टर्स पे। A31 इज -1 की पावर 3 + 1, ये और ये छोड़ दिया, -1 1 1 -3, -1 1 1 -3, 3 - 1 that is 2। A32 -1 की पावर 3 + 2, ये और ये छोड़ दिया, 2 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, ये आ गया हमारा नेगेटिव, ये आ गया -3 -2, तो ये आ गया 5, एंड लास्ट कोफैक्टर इज A34।
3 3 दैट इज -1 की पावर 3 + 3, ये और ये छोड़ दिया 2 - 1 - 1 2 1 1 - 1 2 1 1 + 2 दैट इज 3। तो एडजॉइंट ए हो गया, एडजॉइंट ए हो गया इसके कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसके कोफैक्टर्स हैं 4 - 5 1 4 - 5 1 2 0 - 2 2 0 - 2 2 5 3 और इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो एडजॉइंट ए हो गया, एडजॉइंट ए हो गया 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3। अब निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट के एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो पहले। डिटरमिनेंट इसका हम निकाल ले तो सीधा इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 1 का कोफैक्टर है 4, तो 1 × 4 क्या होगा 4। ये सब मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, तो तभी मैंने कहा था पहले के वीडियोस देख लो, तभी समझ में आएगा यहां पे क्या चल रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आया 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आया 1, यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 10। तो अब इनवर्स आ गया हमारे पास, इनवर्स आ गया। इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से, एक्स्ट्रा चीजें साथ में आ रही है ना, इसलिए हटा रहा हूं बार बार। अब ठीक है, ग्रुप कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। तो ये एडजॉइंट, ठीक है। तो इनवर्स होगा ए इनवर्स इज 1/10, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 10 थी, इनटू एडजॉइंट विच इज 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। नाउ x क्या था, x था a इनवर्स इंटू बी, है ना। x जो मैट्रिक्स थी हमारी, यानी कि ये वाली x y z, ये था a इनवर्स इंटू बी। तो ये जो इनवर्स आया है इसको b से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स है 4/10 2/10 2/10 -5/10 0/10 is 0 plus 5/10 1/10 -2/10 3/10 इंटू बी। बी क्या था 402, है ना। बी था 402 402। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो एलिमेंट होगा वो 4/10 इंटू 4, यानी कि 16/10, ये 0 हो गया, प्लस 0, ये हो गया हमारा 4/10 माइनस 20/10 0 10/10 4/10 0 6/10। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 16 + 4 20/10 2 -20 + 10 -10/10 -1, और ये हो गया हमारा 10/10 1। इसका मतलब है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू यानी कि 2 है, और y की जो वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू यानी कि -1 है, और z की जो वैल्यू है वो तीसरी वाली वैल्यू यानी कि 1 है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशंस, राइट। अच्छा, अब यहां पर एक दो कंडीशंस हैं, उनको देखते चलें। कंडीशन क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
सिस्टम उसको बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन आए, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए। क्लास 10th में भी आपने पढ़ी थी ये बात। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो होता है जिसका सॉल्यूशन आए, चाहे एक सॉल्यूशन आए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो होता है जिसका जो सॉल्व नहीं हो सकती, जिसका सॉल्यूशन ना आए। अब यहां पर क्या कंडीशन है बच्चों, देखो अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर आपकी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो 0 से डिवाइड तो करोगे नहीं, ठीक है। तो वहीं से पता चलेगा कि अगर केस 1 लेते हैं हम, केस 1 अगर तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया, विद यूनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हम आ जाते हैं इस कंडीशन पे कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करना है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाए आपकी नहीं, मतलब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, कोर्स देख लेना बहुत ही यूजफुल कोर्स है। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाए मैट्रिक्स की तो आप इनवर्स तो निकाल नहीं सकते हो ना, क्योंकि इससे तो डिवाइड करोगे नहीं। तो फिर आप एडजॉइंट तो निकाल सकते हो भाई, एडजॉइंट तक तो कोई पंगा ही नहीं है, एडजॉइंट तक थोड़ी ना डिवाइड करना होता है। तो आप एडजॉइंट निकाल लो और आप एडजॉइंट ए इंटू बी करो। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग A इनवर्स इंटू बी, फाइंड एडजॉइंट A इंटू बी। और अगर अब एडजॉइंट A इंटू बी का देखते हैं, यहां पे सब केसेस आ जाएंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं केस 2.1, ठीक है। 2.0 का गाना याद है। केस 2.1 कि आपने एडजॉइंट A इंटू बी निकाल लिया और अगर एडजॉइंट A इंटू बी भी 0 आया, एडजॉइंट A इंटू बी भी 0 आया तो सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इट कैन बी इनकंसिस्टेंट, यहां सॉल्यूशन आए ही ना, इट कैन बी इनकंसिस्टेंट। अब देखो अगर आपका एडजॉइंट A इंटू बी 0 आ गया तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे केस में आप एक यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशन तो दे नहीं सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, तो आपको सारे आंसर k की टर्म्स में देने पड़ेंगे कि भाई x की भी एक वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल k की टर्म्स में, y की भी वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल k की टर्म्स में, z की भी वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल k की टर्म्स में, और आप k की टर्म्स में आंसर दोगे, जिसका मतलब यह होगा कि k की हर वैल्यू के लिए एक सॉल्यूशन बनेगा जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये आपने तब करना है जब आपका एडजॉइंट A इंटू बी भी 0 आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि यहां पे एडजॉइंट A इंटू बी 0 आ गया, जो कि नहीं आया, बट लेट अस से अब मान लो ये आपकी इक्वेशंस थी और आपने देखा कि डिटर्मिनेंट A 0 आया और एडजॉइंट A इंटू बी भी 0 आ गया, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को k डाल दोगे, z को आपने k डाल दिया, फिर आप कोई भी दो इक्वेशंस उठाओगे, जैसे पहली इक्वेशन उठाई और k को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, है ना, z की जगह k डाल के उसको उधर शिफ्ट कर दोगे। और एक और इक्वेशन ले लो, इजी वाली ले लो, दो तीसरी इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई इक्वल टू
2 माइनस के। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। z की तो ऑलरेडी वैल्यू आपने k असाइन कर दी और x और y की वैल्यू आप k की टर्म्स में निकाल दो। ये दोनों कट गए, 2x इक्वल टू, ऐड कर दिया ना, कट गए, 2x इक्वल टू 6 माइनस 2k, 2 कॉमन आ गया तो x हो गया मेरा 3 माइनस k, और अब यहां पे x रख दो, 3 माइनस k माइनस y इक्वल टू 4 माइनस k। ठीक है, ये से k कट गया, चलो इसमें k आया ही नहीं, अच्छी बात। तो y की वैल्यू हो गई 3 माइनस 4, क्योंकि यार ये एक्चुअली में ये वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना इक्वेशन, हमने जस्ट समझाने के लिए हम केस ले रहे हैं। तो y आ गया आपका, इस केस में जो आपका y आया वो आया -1, बट हो सकता है ये k की टर्म्स में भी आ जाता अगर k ना कटता। तो जो एक्चुअल इक्वेशंस दी होंगी, जो सच में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, वहां पे आपका k जो है वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपने यही आंसर देना बस, k की टर्म्स में जो वैल्यूज आई हैं, ये z की वैल्यू आ गई k की टर्म में, x की वैल्यू आ गई k की टर्म में, और सपोज y की भी कोई वैल्यू आ गई k की टर्म्स में, तो दैट विल बी द आंसर। फॉर ईच वैल्यू ऑफ k हमको एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इनफाइनाइट आंसर्स हो तो हमें ऐसे देना है। अब इसका एक केस 2.2 बनेगा, और वो ये है कि अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉन जीरो आ गया, इस केस में डिटर्मिनेंट a तो जीरो आ गया, लेकिन आपने निकाला एडजॉइंट a इंटू बी, और एडजॉइंट a इंटू बी जीरो नहीं आया, तो वहीं छोड़ देना, बोलना सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ में आया। और ये हो गया आपके 4.5 नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से। पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 4.6 का कॉन्सेप्ट आपको समझाया पूरा मैंने, नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 4.5 का कॉन्सेप्ट समझा। बट कोई भी एनसीईआरटी ले लो, सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स पे, डिटर्मिनेंट्स के लिए लास्ट लेक्चर था ये। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन या पीवाईक्यूएस की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज योर चैप्टर इज ओवर। आप 4.5 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी और 4.6 अकॉर्डिंग टू पुरानी वाली एनसीईआरटी अब सॉल्व कर सकते हो, जाके अच्छे से सॉल्व कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट्स की। मिलूंगा अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।